हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली हेडिंग हम यहां पर ले रहे हैं कि मंदिर की जमीन संस्था के हितों के खिलाफ बेची नहीं जा सकती है। मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिरों के संरक्षण, रखरखाव, मरम्मत और उनसे जुड़ी अचल संपत्तियों व जमीनों के संरक्षण को लेकर अहम फैसले में कहा है कि मंदिर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर होते हैं और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में संरक्षण प्राप्त है। मंदिर की जमीन संस्था के हितों के खिलाफ उससे अलग नहीं की जा सकती है, यानी बेची नहीं जा सकती है। दाता की इच्छा का महत्व सर्वोपरि है। इसे मंदिर के हितों के विरुद्ध कार्यकारी यानी सरकार की खुशी के लिए अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने मंदिर के कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि ट्रस्टी सिर्फ राजनीतिक रसूख से नहीं बन सकते हैं। हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में मंदिरों की देखभाल, मरम्मत और संरक्षण के लिए 17 सदस्यीय हेरिटेज कमीशन गठित करने और मंदिरों की संपत्ति का स्वतंत्र ऑडिट कराने के पूर्व आदेश को सही ठहराया है। मंदिरों की देखरेख के लिए वैसे तो सरकारी धर्मार्थ विभाग होता है, लेकिन तमिलनाडु सरकार की अकर्मण्यता को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट 7 जून 2021 में 75 निर्देश जारी किए थे। नेक्स्ट न्यूज है कि आतंकी नेटवर्क में महिलाओं और किशोरों को शामिल करने का षड्यंत्र। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में महिलाओं व किशोरों को आतंकी नेटवर्क में शामिल करने का षड्यंत्र रचा है। आतंकी संगठन इनका जो इस्तेमाल है वो हथियार और सीमा पार से आए संदेशों के वाहक के तौर पर कर रहे हैं। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश भारतीय सेना की चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने किया है। चिनार कोर यानी कि 15 कोर के पास ही कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बता दें कि सुरक्षा बलों के दबाव के चलते कश्मीर में आतंकी, उनके मददगार व OGW सिर छिपाए बैठे हुए हैं। कश्मीर में युवा आतंकियों के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। इससे हताश आतंकी संगठनों ने पाक की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर मासूमों और महिलाओं को बरगलाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। विदेश में मंदिरों का संरक्षण, संवर्धन व नवनिर्माण विदेश नीति का हिस्सा। देखिए, विदेश मंत्री S जयशंकर ने रविवार को कहा कि विश्व स्तर पर मंदिरों के संरक्षण की आवश्यकता अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक है। मंदिरों का प्रसार भारतीय पारंपरिक ज्ञान के केंद्र और शिल्प के प्रोत्साहन के अतिरिक्त विदेश में भारतीय विरासत की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। जयशंकर G20 की बैठक में भाग लेने बनारस आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस व बहरीन में मंदिर निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। शीघ्र ही वहां भारत सरकार के सहयोग से निर्माण शुरू होगा। इसके लिए विदेश मंत्रालय में सांस्कृतिक संरक्षण विभाग का गठन किया गया है। विश्व स्तर पर भारतीय हितों के संदर्भ में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के प्रतीक मंदिरों का निर्माण, उनका संरक्षण, संवर्धन और उनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास विदेश नीति का भी हिस्सा है। अबू धाबी में मंदिर निर्माण का 70% काम पूरा हो चला है। अमेरिका के न्यू जर्सी में शीघ्र ही नए मंदिरों की नींव पड़ेगी। विदेश मंत्री रविवार को काशी के प्रबुद्धजनों को भारत की विदेश नीति, उद्देश्य और विशेषताएं विषय पर महात्मा जो ये काशी विश्वपीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बदले PhD के नियम। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि DU ने PhD करने वालों को अब और अधिक परिश्रम करना होगा। विश्वविद्यालय ने शोध पत्र प्रकाशन के मानकों में बदलाव किया है। अब शोधार्थी को स्पोकस इंडेक्स और UGC केयर के तहत आने वाले जर्नल में शोध पत्र का प्रकाशन करना आवश्यक होगा। इसके बाद ही PhD की उपलब्धि पूरी हो पाएगी। पहले यह बाध्यता नहीं थी। हाल ही में DU की कार्यकारी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। DU में हर वर्ष करीब 1000 छात्र PhD के लिए चयनित होते हैं। DU ने PhD के लिए CUTE से प्रवेश को अनिवार्य कर दिया है। इस वर्ष से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही शोध कार्य के मानकों का स्तर पहले से बढ़ाया गया है। NIRF रैंकिंग में DU ने 2 अंकों की छलांग जरूर लगाई है, लेकिन विश्वविद्यालय को वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए वह जाना जाता है। इसके लिए विश्वविद्यालय अपने मानक कड़े कर रहा है। PhD के लिए पहले UGC केयर व सामान्य प्रक्रिया के तहत पीयर रिव्यू के तहत शोध पत्र प्रकाशित करा लिया जाता था। एक शोध पत्र प्रकाशन के आधार पर थीसिस जमा कर दी जाती थी, लेकिन अब UGC केयर या स्पोकस
इंडेक्स के तहत जनरल के 2 शोध पत्र प्रकाशित कराने होंगे। डीयू के अकादमिक परिषद के सदस्य और विधि संकाय के प्रोफेसर मेघराज ने कहा, इससे गुणवत्तापूर्ण शोध के रास्ते खुलेंगे और डीयू का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है कि खतरनाक होता जा रहा अरब सागर का चक्रवात बिपजर्य। अरब सागर का चक्रवात बिपजर्य खतरनाक होता जा रहा है। यह गुजरात के तटीय जिलों और पाकिस्तान के कराची में तबाही मचा सकता है। सबसे ज़्यादा असर पोरबंदर, द्वारका, जूनागढ़, रामनगर और कच्छ समेत कई जिलों पर पड़ेगा। सौराष्ट्र के कई क्षेत्रों में तेज हवाएं शुरू हो गई हैं। समुद्र की लहरें 12 से 17 फीट तक उठने लगी हैं। गुजरात के साथ महाराष्ट्र एवं गोवा में भी चक्रवात का असर दिख रहा है। मुंबई के पास भी समुद्र में लहरें उठती दिखाई दे रही हैं। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि इस चक्रवात में हवाएं 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के आसपास के क्षेत्र से 15 जून को टकराएंगी। तटीय इलाकों के साथ साथ स्थलीय क्षेत्रों में भी तेज हवा चलेगी। भारी वर्षा भी होगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में अधिकारियों के साथ स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। केंद्र ने प्रभावित होने वाले सभी राज्यों को बचाव कार्यों का अग्रिम तैयारियां करने का निर्देश भी दिया है। सबसे आगे जोकोविक। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रविवार को फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को 7-6, 6-3, 7-5 से हराकर तीसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। वह पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्पेन के राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 22 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है। जोकोविच 36 साल 20 दिन की उम्र में फ्रेंच ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी हैं। जोकोविच पुरुष महिला वर्ग मिलाकर सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व दिग्गज मार्गरेट कोर्ट की बराबरी करने से एक कदम दूर हैं। मार्गरेट के नाम रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम हैं। नेक्स्ट न्यूज है, व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ाना सभी सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी। मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि व्यवस्था में लगे लोगों का विश्वास बढ़ाना सभी सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद वरिष्ठ नौकरशाहों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण से अधिकारियों की क्षमता का पोषण होने के साथ साथ सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण और जन भागीदारी की भावना विकसित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में देश भर के प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों से संबंधित 1500 से अधिक प्रतिभागियों को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन में भाग लिया, जो सीखने और बेहतर सेवा इसमें क्षमता निर्माण, भेदभाव की महत्ता करने और सेवाओं को बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के उन्मुखीकरण, मानसिकता और दृष्टिकोण के सुधार के लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया था। उसमें यह भी सुनिश्चित किया गया था कि वे संतुष्ट हैं और खुश महसूस करें। देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों में छात्रों की ड्रॉप आउट दर राष्ट्रीय औसत से अधिक। देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्रों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने यानी कि ड्रॉप आउट की दर राष्ट्रीय औसत 12.6% से अधिक है। इन राज्यों में बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए विशेष कदम उठाने का सुझाव दिया है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम पर शिक्षा मंत्रालय के तहत परियोजना मंजूरी बोर्ड की वर्ष 2023-24 की कार्य योजना संबंधी बैठकों के दस्तावेज से यह जानकारी मिली है। ये बैठकें अलग अलग राज्यों के साथ मार्च से मई के दौरान हुई है। सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्षित साल 2030 तक स्कूली शिक्षा के स्तर पर 100% सकल नामांकन दर हासिल करना चाहती है। इसके साथ ही बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने को इसमें बाधा मान रही है। पीएबी की बैठक में दस्तावेज के अनुसार 2021-22 में बिहार के स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 20.46%, गुजरात में 17.85%, आंध्र प्रदेश में 16%, असम में 20%, कर्नाटक में 14%, पंजाब में 17%, मेघालय में 21% दर्ज की गई है। यानी सबसे ज़्यादा मेघालय में दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
हिंद महासागर में वायुसेना और थल सेना का संयुक्त अभ्यास। वायुसेना ने थल सेना के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में हाल ही में सैन्य अभ्यास किया है। इसमें दोनों सेनाओं ने युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को परखा है। इस अभ्यास में वायुसेना ने हिंद महासागर के रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 2 स्थानों पर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इस अभ्यास में वायुसेना ने सर्वोत्कृष्ट लड़ाकू विमानों राफेल और सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल किया है। वायुसेना ने ट्वीट कर इस संयुक्त अभ्यास की जानकारी दी है। अभ्यास में युद्ध की स्थितियां बनाकर दोनों सेनाओं ने सभी जरूरत हथियारों और उपकरणों के साथ कार्रवाई की है। इस दौरान साथ मिलकर हमले और बचाव का अभ्यास किया गया। वायुसेना ने अभ्यास का समय और स्थान स्पष्ट नहीं किया है। कुछ दिन पहले हुए इस अभ्यास में सुखोई 30 MKI विमानों व राफेल विमानों की फ्लीट ने 8 घंटे तक लक्ष्यों पर कार्रवाई करी है। इस दौरान लंबी दूरी तय करके लक्ष्यों को बर्बाद करने की कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि विदेशी मुद्रा रखने पर देना होगा 20% टैक्स। अगले महीने से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी कि TCS के नियम बदले जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक 1 जुलाई से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से विदेशी यात्रा के दौरान 7 लाख तक खर्च करने पर कोई TCS नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज़्यादा खर्च करने पर 20% का TCS देना होगा। अब चूंकि TCS को लेकर जारी नियम में फॉरेक्स कार्ड या फिर अधिकृत मनी एक्सचेंजर या फिर बैंक से विदेशी मुद्रा खरीद कर विदेश जाने के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए आगामी 1 जुलाई से विदेश मंत्रालय विदेश यात्रा के लिए बैंक या अधिकृत मनी एक्सचेंजर से विदेशी मुद्रा खरीदने पर 20% TCS देना होगा, जबकि अभी रुपए देकर विदेशी मुद्रा लेने पर बहुत ही मामूली रकम अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में देनी पड़ती है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट राजीव मेहरा ने बताया कि TCS के नए नियम से घरेलू टूर ऑपरेटर का काम प्रभावित होगा, क्योंकि उनके माध्यम से 2 लाख रुपए का विदेश का टूर पैकेज लेने पर ग्राहकों को 2.40 लाख रुपए का भुगतान करना होगा, क्योंकि 2 लाख रुपए पर 40,000 रुपए TCS के रूप में देने होंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि संपत्ति के मूल दस्तावेज खोने पर बैंक ग्राहक को देंगे जुर्माना। अगर बैंक संपत्ति के मूल दस्तावेज खो देता है तो उसे ग्राहक को क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। RBI द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने यह सिफारिश की है। ग्राहक सेवा मानक को ध्यान में रखकर इस समिति का गठन पिछले साल मई में किया गया था। RBI के पूर्व गवर्नर डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो के नेतृत्व वाली समिति ने इस साल अप्रैल में केंद्रीय बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें ही इस बात की सिफारिश की गई थी। RBI ने समिति की सिफारिशों पर 7 जुलाई तक सभी पक्षकारों से राय मांगी है। समिति ने सुझाव दिया है कि RBI लोन अकाउंट बंद करने की तारीख से व्यक्ति को संपत्ति के दस्तावेज वापस करने के लिए बैंकों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने पर विचार करें। इतना ही नहीं, अगर बैंक इस समय सीमा के भीतर संपत्ति के दस्तावेज लौटाने में असमर्थ रहता है और दस्तावेजों की वैकल्पिक प्रतियों की व्यवस्था करने में समय लगाता है, तो इस दौरान ग्राहक को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए उसे पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है कि जून तिमाही में 6 से 6.3% रहेगी भारत की वृद्धि दर। मूडीज रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 6 से 6.3% की दर से बढ़ेगी। इसके साथ ही मूडीज ने कहा है कि सरकार का राजस्व उम्मीद से कम रहने की वजह से राजस्व घाटे का लक्ष्य पाना मुश्किल हो सकता है। मूडीज का वृद्धि दर अनुमान 2023-24 की पहली तिमाही के लिए RBI के 8% के अनुमान से काफी कम है। RBI का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वृद्धि दर 8% रहेगी, दूसरी तिमाही में यह 6.5%, तीसरी में 6%, चौथी में 5.7% और पूरे वित्त वर्ष में वृद्धि दर 6.5 की रहेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। जो है इंटरनेशनल पेज से, अफगानिस्तान में तालिबान के बीच मतभेद से तापी परियोजना में नहीं हो पा रही प्रगति। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की ओर से शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन के मतभेदों से तापी यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गैस पाइपलाइन परियोजना को प्रगति नहीं मिल पा रही है। हालांकि तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ने रविवार को इस रिपोर्ट को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति की विश्लेषणात्मक समर्थन एवं प्रतिबंध
निगरानी टीम की 14वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में संघीय और प्रांतीय प्रशासन में पदों के वितरण को लेकर तालिबान के अधिकारियों के बीच कलह स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान के कार्यवाहक गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और कार्यवाहक प्रथम उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरूदर के बीच कथित और तौर पर बड़े पैमाने पर मतभेद उजागर हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि 14 जून को वाशिंगटन में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन। अब अमेरिका में भी भारतीय संगठित हो रहे हैं। राजनीतिक प्रतिभागी सुनिश्चित करने के लिए पहली बार हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में देश भर के भारतीय अमेरिकी एक साथ आएंगे। सम्मेलन को अन्य वक्ताओं के साथ हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन 20 से अधिक प्रवासी निकायों के सहयोग से अमेरिकी हिंदुओं के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति गठित करने वाली संस्था कराएगी। शिखर सम्मेलन 14 जून को वाशिंगटन में होगा। इस दौरान हिंदू समुदाय के लोग सांसदों के समक्ष अपनी समस्याएं रखेंगे। सम्मेलन में फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, बोस्टन, टेक्सास, शिकागो, कैलिफोर्निया समेत देश भर की 20 हिंदू और भारतीय संस्थानों के 130 भारतीय अमेरिकी नेता शिरकत करेंगे। चलिए, तो ये आज का यानी 12 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।